हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में नया चैप्टर, नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस नए टॉपिक का नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यह हमारा जो है एक नया टॉपिक है और अब आप लोग तैयार हो जाइए। क्यों? क्योंकि हम जो है इसे बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। अब आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। ठीक है ना? हमने आपसे बताया कि हम लोग जो है फिजिक्स को, ठीक है ना, याद नहीं करेंगे, केवल उसके कंसेप्ट को जो है क्लियर करेंगे और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अनुसार उसे हम समझेंगे। ठीक है, और उसी के अनुसार जो है हम सभी टॉपिक का जो परिभाषा है अपने सिंपल भाषा में, अपने सिंपल तरीके से उसको हम लोग लिखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो आइए आज हम लोग नए उत्साह के साथ, नए जोश के साथ इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में, इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि वास्तव में बल क्या है। बल के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे और उसकी परिभाषा को लिखेंगे और उसका मात्रक क्या होता है। ये सब आज इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, देखेंगे, लिखेंगे। तो आइए देखा जाए। ये आपका बल है। बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बल को समझने के लिए आइए हम लोग जो है एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं और उस एग्जाम्पल की सहायता से ना हम लोग जो है बल की परिभाषा को अपने शब्दों में बताएंगे, देखेंगे, लिखेंगे। ठीक है, आइए। मान लीजिए यह एक लकड़ी का गुटका है। ये लकड़ी का गुटका है और ये लकड़ी का गुटका इस समय विराम की अवस्था में है, रुका हुआ है, स्टॉप है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि यह लकड़ी का गुटका अपने अवस्था को परिवर्तन कर दे, यानी कि विराम की अवस्था से गति की अवस्था में हो जाए। तो जाहिर सी बात है हमें इसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा। हमें इस लकड़ी की गुटका पर कोई बाहर से कारक लगाना पड़ेगा, कारक। ठीक है, देखते हैं। अब हम जो है इस समय यह लकड़ी का गुटका विराम की अवस्था में है, रुका हुआ है ना। अब हम इस लकड़ी के गुटके पर, ठीक ना, बाहर से एक बाह्य कारक, यानी कि बाहर से कारक लगाते हैं, बाह्य कारक लगाते हैं। तो जैसे हमने इस लकड़ी के गुटके को बाह्य कारक से डिस्टर्ब किया, परेशान किया, तो तुरंत यह लकड़ी का गुटका अब विरामावस्था से, विराम की अवस्था से जो है वो गति की अवस्था में आ गई। गति की अवस्था में आ गई ना, गति की अवस्था में, गति की अवस्था में, राइट, गति की अवस्था में आ गई। अच्छा, अब मतलब क्या हुआ कि ये जो बाहरी कारक है इसने क्या किया कि इस लकड़ी के गुटके की अवस्था को बदल दिया। शुरू शुरू में यह लकड़ी का गुटका विराम की अवस्था में था। जैसे ही यह बाहरी कारक लग गया, अब यह लकड़ी का गुटका जो है गति की अवस्था में आ गया, यानी कि इस लकड़ी के गुटके में अवस्था परिवर्तन हो गया, यानी कि विराम अवस्था से गति की अवस्था में आ गया। शुरुआत में लकड़ी का गुटका रुका था, जैसे बाहरी कारक लग गया, अब तुरंत जो है यह लकड़ी का गुटका चलने लगा, गति करने लगा, गति की अवस्था में आ गया। ठीक, अच्छा, मान लीजिए मेरे पास कोई एक दूसरा लकड़ी का गुटका है ये, और यह लकड़ी का जो गुटका है ये गति की अवस्था में, पहले से जो है यह गति की अवस्था में है। ठीक, यह गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में। अब हम चाहते हैं कि यह लकड़ी का गुटका अपने अवस्था में परिवर्तन कर दे, अर्थात गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ जाए, मतलब रुक जाए। इस समय यह लकड़ी का गुटका जो है वास्तव में गति कर रहा है।
ठीक ना। हम चाहते हैं कि यह लकड़ी का जो गुटका है ना, वह जो है विराम की अवस्था में आ जाए। तो हम जो है इस गति की अवस्था में, यानी कि जिस दिशा में लकड़ी का गुटका गति कर रहा है, उसके गति के विपरीत दिशा में एक बाहर से कोई कारक लगाएंगे, बाह्य कारक लगाएंगे। राइट, हमने लगा दिया। तो जैसे हमने बाहर से कोई ये कारक लगाया, ये अब जो है यह विराम की अवस्था में आ गया, विराम की अवस्था में आ गया। तो सब मिला करके लकड़ी का गुटका विराम से गति अवस्था में, गति अवस्था से विराम की अवस्था में आ रहा है। इसका एक ही रीजन है, क्या? बाह्य कारक। यानी बाह्य कारक के कारण ही, बाह्य कारक के कारण ही लकड़ी के गुटके में अवस्था परिवर्तन हो रहा है। एक चीज। दूसरी बात, मान लीजिए दीवार है, दीवार है, हम चाहते हैं कि यह दीवार अपने अवस्था को परिवर्तन कर दे। इस समय यह दीवार स्थिर है, रुका हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि बाहर से कोई ऐसा कारक लगा दें कि यह दीवार गति करने लगे। अब हम यहां से देखें, अब हम जो है इस दीवार पर एक बाहर से कारक लगा रहे हैं, लेकिन यह दीवार अपने स्थान को, अपने अवस्था में परिवर्तन नहीं कर रहा है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो बाहरी कारक है, जो बाहरी कारक है, वो प्रयास कर रहा है कि यह दीवार न विराम की अवस्था से गति की अवस्था में आ जाए। लेकिन इस दीवार का द्रव्यमान अधिक होने के कारण इस दीवार के अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अर्थात यह विराम की अवस्था से गति की अवस्था में नहीं आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि इस दीवार का द्रव्यमान मास बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हमारा जो कारक है वो प्रयास तो किया, ठीक ना। तो अब हम जो है सब मिला करके यहां जो है इसी बाहरी कारक हम लोग कहते हैं बल, इसी बाहरी कारक हम लोग बल कहते हैं। यही हमारा बाहरी कारक क्या है? बल है। अब हम कह सकते हैं कि बल एक वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल एक वह बाहरी कारक है, बल एक वह बाहरी कारक है अथवा एक वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यहां पर गुटके की अवस्था में तो परिवर्तन कर दिया, लेकिन दीवार में अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास तो किया, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन शर्त यह है कि प्रयास तो किया। इसी को हम लोग कहते हैं भैया, इसी बाह्य कारक को कहते हैं बल। तो बल एक वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन कर देता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। इसी को हम लोग बल कहते हैं। लिखा गया, बल एक वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु में लगकर उसके स्थिति अवस्था में परिवर्तन करता है, में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है।
ठीक है, ये हाफ हो गया। ठीक है बेटा, अब आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में अवस्था परिवर्तन होता है। तब हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि है। जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होगा। देखिए, इस दिशा में आगे की तरफ बल लगा तो यह गुटका आगे की तरफ चलना शुरू कर दिया। यहां देखिए, इस गुटके में यह जो गुटका है आगे की तरफ गति कर रहा था, लेकिन इसकी गति की अवस्था के लेकिन इस गुटके की गति के विपरीत दिशा में जब बल लग गया तो अब यह गुटका गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ गया। यानी कि जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में जो है अवस्था में परिवर्तन होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि बल एक सदिश राशि होती है। ठीक है ना, तो अब आप इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटा, हो गया, मिटा दें, ओके। बल एक सदिश राशि है, ठीक है। अब बल की मात्रा देखिए, अब हम लोग जो है, चूंकि बल को हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं फोर्स से, FORCE, और फोर्स का पहला अक्षर कैपिटल एफ से है। तो हम जो है इसके अनुसार बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और बल वास्तव बराबर होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण, बल को कैपिटल एफ से लिखते हैं, द्रव्यमान को कैपिटल एम या स्मॉल एम से लिखते हैं, और त्वरण को स्मॉल ए से लिखते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं यहां पर, ये ठीक है। अब बल की मात्रक, बल का हमने आपको बताया कि प्रत्येक राशि का मात्रक दो सिस्टम में लिखते हैं, यम के एस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, मतलब यम के एस पद्धति और सीजीएस पद्धति। ठीक है ना, तो देखा जाए यम के एस पद्धति, यम के एस पद्धति, और एक दूसरा सिस्टम होता है सीजीएस सिस्टम, सीजीएस पद्धति। ठीक है ना, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक, ठीक है ना, हमेशा दो सिस्टम में, दो पद्धति में लिखा जाता है, यम के एस पद्धति अथवा सीजीएस पद्धति। ठीक है ना, और देखा जाए यम के एस पद्धति को यसाई पद्धति भी कहा जाता है, यसाई पद्धति भी कहा जाता है, राइट। ठीक है, अब हम बल के मात्रक को इन्हीं दो पद्धति में निकालेंगे, सीजीएस पद्धति में और एमकेएस पद्धति में, अथवा यसाई पद्धति में हम लोग बल के मात्रक को देखेंगे। आइए यहां पर बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है एम इंटू ए। ठीक है, तो एफ का मात्रक बराबर एम का मात्रक और गुणे ए का मात्रक, ए का मात्रक। यम के एस पद्धति में द्रव्यमान, यम का मतलब क्या है, ये यम वास्तव में द्रव्यमान है। ठीक है, तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, किलोग्राम। और ये ए क्या है, ए आपका त्वरण है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी को कहा जाता है न्यूटन। ठीक, तो बल का मात्रक यमकेएस पद्धति में अथवा एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। आइए अब हम यहां पर बल के यानी कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक प्राप्त करेंगे। हम लोग जानते हैं कि F बराबर m इंटू ए। ओके, तो F का मात्रक हो जाएगा m का मात्रक गुणे ए का मात्रक। ठीक, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम। ठीक, और सीजीएस पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हम लोग जानते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसी को कहा जाता है डाइन। ठीक है ना। तो अब सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, यमकेएस पद्धति अथवा एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, और अब आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब मेरा यह हुआ, यह न्यूटन किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और यह डाइन ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन और डाइन में कुछ संबंध होता है। ठीक है, अभी हम इसको यहां पर देखेंगे, तो आप पहले इसको नोट करिए। मिटा दीजिए बेटा, मिटा दें। तो अभी हमने यहां पर देखा कि न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम किग्रा, फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है। अगर हम करें यहां पर, यदि हम यहां पर लिख दें कि 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहां पर देख सकते हैं हम लोग, यानी कि 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। इसी प्रकार एक डाइन बराबर हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया। अब हम लोग जो है यहां पर न्यूटन और डाइन में संबंध देखेंगे। ठीक है, देखा जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम को 1000 ग्राम। राइट, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, या गुणे कर लीजिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और प्रति सेकंड स्क्वायर आपका है, प्रति सेकंड स्क्वायर आपका है। देखा जाए, ये 1000 ये, और गुणे आपका 100 ये, यहां पर आपका हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखा जाए, यहां पर 1000 है और यहां पर 100 है। हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 की 3 घात, और इसको लिख सकते हैं 10 की 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 की 3 घात, और 100 को लिख सकते हैं 10 की
2 घात ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए ये 10-10 आपका बराबर है, तो जब 10-10 आपका यानी कि संख्याएं जब आपस में गुणन होती हैं तो उनका घात आपस में जुड़ जाता है। ये आपका हो जाएगा 10 की 5 घात, 3 2 5। ये आपको हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन। न्यूटन, ठीक है ना भाई। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन भी कहा जाता है, मैंने अभी आपको इसके पहले बताया। और इसको हम लोग कहेंगे डाइन। ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को डाइन कहा जाता है, डाइन। यानी कि आपका हो जाएगा 10 की 5 घात डाइन, और ये आपका न्यूटन। ठीक है, मतलब 1 न्यूटन बराबर हम लोग यहां पर लिख सकते हैं 10 की 5 घात डाइन, 10 की 5 घात डाइन। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की 5 घात डाइन। ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि बल कितने प्रकार के होते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, वो जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।